अगस्त के हाफ मंथ के बाद लगभग 500 सैनिक चैनिक ने कोशिश किया बॉर्डर पे पास करने का लद्दाख की तरफ से, और तब से हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ जो कि न्यूज़ के हिसाब से 3 घंटे चला। ये चाइना का जो इनकर्जन फेल हो गया और तब इंडिया ने हिट बैक किया और इंडिया के जवान चाइना के एक आउटपोस्ट को कब्जे में ले लिया जो लद्दाख के सराउंडिंग में था। और जब ये हो रहा था तब उसके पहले चाइना की आर्मी चुपके से नेपाल के नॉर्दर्न टेरिटरी में आ चुकी थी, और इस इंसिडेंट में ये माना जाता है कि इसमें नेपाली गवर्नमेंट का भी हाथ था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश रंजन है और आप देख रहे हैं रॉ लाइफ ब्लॉग। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमारा चैनल एक ट्रैवल ब्लॉग है। हम ट्रैवलिंग पर डिपेंड करते हैं, ट्रैवलिंग के हिसाब से अपने न्यूज़ देते हैं या फिर ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं। बट जो भी इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड में जिससे हमारा ट्रैवलिंग इफेक्ट पड़े या इफेक्ट हो, मेरा ड्यूटी बनता है कि वो न्यूज़ आपको बताऊं। तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है वो एक्चुअल में है क्या। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को मैं इस तरह से डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको इंडिया और चाइना का जो रिश्तों में कभी आप बॉर्डर पे लड़ाई देख रहे हैं या कुछ भी, तो उस हिसाब से आप एक अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर एक्चुअल मैटर क्या है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 2 इंसिडेंट हुआ है 3 महीने की घटना को लेकर, जो एक रिपोर्ट के हिसाब से माने तो कहता है कि जो चाइना की आर्मी थी वो 60 किलोमीटर इंडियन लैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। सो ये क्या है और क्यों है, चाइना और इंडिया इस लैंड पार्ट के लिए क्यों लड़ रहे हैं जो कि एक बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं है, आइए जानते हैं। किसी भी देश के लिए उसके बॉर्डर्स बहुत यूज़फुल होते हैं, बट ये बॉर्डर्स हमेशा किसी भी देश के लिए यूज़फुल नहीं हो सकते। जैसे अगर हम ओशन की बात को देखें तो हम ओशन को बांट नहीं सकते, किसी रिवर को अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते, और जो ऊंचाई वाला जगह है वो वहाँ लॉजिस्टिक और ओवरसाइट की बहुत कमी होता है। तो ये जो हमारा हिमालय रेंज है ये हमेशा से एक तनाव वाला जगह रहा है हमारे भारत के लिए। ये जो हिमालय रेंज है हमारा, जो हम पर्वत श्रृंखला देखते हैं हिमालय का, ये एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। आइए जानते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, बट अगर बात करें बॉर्डर को लेकर तो इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर ज़्यादा शेयर नहीं करते। जो ये दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें कुछ 50 माउंटेन्स हैं जो कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा है इन एलिवेशन, और लेंथ की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसा मैंने पहले बताया, माउंटेन रेंज पे कोई लॉजिस्टिक का कमी बहुत खलता है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं हिमालय रेंज की जो कि बहुत बड़ा है। सो हिमालय के माउंटेन्स को ट्रांसवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस बात से ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों इंडिया और चाइना ट्रेड करने के लिए सी रूट प्रेफर करते हैं। यह एक मशहूर कहावत है दोस्तों कि जब हम ये नहीं जानते कि सामने वाला क्या करने का सोच रहा है, उस केस में हम एक वर्स्ट सिनेरियो लेकर चलते हैं। और इंडिया और चाइना के केस में सेम ही हुआ। इंडिया और चाइना के केस में ये होता है कि जो पावरफुल नेशन अपने आप को समझता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, वो क्या करते हैं कि वो एक अपने हिसाब से प्रिपेयर होकर चलते हैं जो किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को संभाल सके। इंडिया और चाइना के बीच ये चेस गेम हिमालय में बहुत सालों से चल रहा है। हमेशा आप दिल्ली और बीजिंग से सुन सकते हैं कि क्लेम बॉर्डर इंक्रोचिंग का। ये लगभग आप तब से सुन सकते हैं जब इंडिया पे ब्रिटिश राज हुआ करता था और उन्हें लाइन बनाई थी जो डिवाइड करती थी ब्रिटिश इंडिया को और क्विंग एम्पायर को। तब चूँकि हिमालय रेंज हम जानते हैं बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है, तब ना इंडिया की तरफ से ना कोई क्विंग की तरफ से, क्विंग एम्पायर की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल मौजूद था जो ये डिवाइड कर सके कि उनका बॉर्डर्स कहाँ पे है। तो उस समय ये बहुत से जो फ्लॉज थे बॉर्डर के उसको ओवरलुक कर दिया गया। यह बात शुरू होती है 20वीं शताब्दी की, जब चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ने हाई एल्टीट्यूड पे अपना क्लेम स्टार्ट किया। तब एहसास हुआ कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है।
तब दोनों तरफ से, एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ बीजिंग ने अपना क्लेम स्टार्ट किया हाई एल्टीट्यूड पे। इन पहाड़ों पे कभी साइलेंस से तो कभी वायलेंस के साथ तो कभी साइंस से। हालांकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी बॉर्डर एरिया का डिलिनिएशन मुश्किल है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका एवरलास्टिंग मार्किंग नहीं हो सकता, क्योंकि बॉर्डर गुजरता है कोई बर्फ़ के पहाड़ों को लेकर तो कोई नदी से, जो सीज़न के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। सो ये एक तरह का इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है कि दोनों देश के बीच एक लास्टिंग बॉर्डर बनाना। तब यहाँ दोनों देश एक ही काम करते हैं कि जहाँ ऐसा कोई कंडीशन है उस जगह को हाईली मिलिट्राइज जोन में बदल देना, जिससे सामने वाले अपोनेंट कोई एडवांटेज ना गेन कर सके। और यही कमी इंडिया और चाइना ने किया बीते सालों से, जिसके कॉन्सिक्वेंस ये देखने को मिला कि हज़ारों लोग मारे गए और इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हुआ ह्यूमन एक्टिविटी से। ये हालत तब इतना ख़राब हुआ जब मिड जून जुलाई में रिपोर्ट के हिसाब से दर्जन भर इंडियन सोल्जर्स मारे गए और कुछ घायल हुए। वहीं चाइना की तरफ से मारे और घायल हुए सोल्जर्स के नंबर अननोन रहे। Soldiers were killed in a clash with Chinese forces, raising the original number of casualties at first reported. The hand-to-hand fighting taking place along a disputed border in the Himalayas. China has accused India of a provocation and has not disclosed if any of its troops were killed. Tensions between the two sides have been building over the last month, but this is the first incident with fatalities in more than 4 decades. 1962 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुआ तब से बॉर्डर पे गोलीबारी तो नहीं होती, बट वहाँ लड़ाई होती है मुक्कों से, वो भी हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स हमारे और उनके घायल हुए और मारे गए, क्योंकि फाइट के दौरान वो कभी हाइट से गिर गए तो कभी किसी पहाड़ को, कभी किसी नदी में। हिमालय पे ये जो डॉग फाइट होने का ये भी कारण है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे दोनों देश के लिए मिलिट्री पहुंचाना एक नामुमकिन सा काम है। अब चूँकि ज़्यादा रोड भी नहीं है, हिमालय रेंज में एरियल ऑपरेशन भी काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि माउंटेन्स इतनी स्टीप और हाई है जिससे कम्युनिकेशन टूट जाने का खतरा हमेशा रहता है। ये तो इसी कारण हाई स्केल मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता दोनों देशों के लिए। 1962 में जो इंडिया और चाइना वॉर हुआ था वो बस 1 महीने चला, क्योंकि इन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी दोनों देशों को महसूस हुआ। इन एरिया में नई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड या टनल बनाना भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भरा काम है, और कभी कभी यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है जब सामने वाला बनाने की कोशिश करता है। जैसे अभी जून में जब हमने सुना कि एक फ़ाइट हुआ इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, जब इंडिया ने अपने टेरिटरी गलवान वैली में रोड बनाना का सोचा, तब चाइना के पास कोई ऑप्शन था कि वो चुप करके ये देखे और कुछ ना कहे। तब हमने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ। हिमालय एक कोल्ड डेजर्ट के अलावा और कुछ नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार बैठते हैं, जहाँ पे हिमालयन का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आइए जानते हैं कि हिमालय रेंज दोनों देश के लिए क्या महत्व रखता है। जैसा आप जानते हैं, हिमालय रेंज की माउंटेन्स एक कोल्ड डेजर्ट के अलावा कुछ नहीं, बट ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है दोनों देशों के लिए। हिमालय के नॉर्थ में है तिब्बत, जो एक लार्ज प्लेट्यू है और बहुत अच्छा सोर्स है फ्रेश वाटर का, और सोर्स है बहुत सारे रिवर्स का। इन रिवर में पानी से अच्छे इन रिवर के पानी से पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के हाफ पॉपुलेशन को सर्वाइव कर सकते हैं। इन रिवर पे सर्वाइव करती है जिनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉन चाइनीज़ है। जब चाइना ने तिब्बत पर हमला किया 1950 में, तब तिब्बत के हेड दलाई लामा इंडिया आए और यहाँ उनका स्वागत हुआ, और आज तक वो यहाँ इंडिया में रहते हैं। अगर चाइना 1950 में तिब्बत पे हमला नहीं करता और आज तिब्बत एक आज़ाद मुल्क होता, तब तिब्बत एक इंडिया का पार्टनर होता, तब इंडिया के लॉ मेकर और सोल्जर्स को तिब्बत में हिमालय के नज़दीक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कोई नहीं रोकता, जो कि चाइना की आर्मी या उनके लॉ मेकर के लिए एक प्रेशर में डाले रहता। वैसे आज ये हम नॉर्मल जो देख रहे हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बट अगर हम पास्ट में देखें, पास्ट के इंसिडेंट को देखें तो बहुत कुछ। और आज
तिब्बत को हराने के बाद भी चाइना तिब्बत को एक फॉरेन थ्रेट की तरह देखता है, और इस बात से हम चाइना के ऑब्सेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि वो तिब्बत को एक बफर जोन की तरह रखे हुए है इंडिया के अगेंस्ट। अगर हिमालय के हल्के साउथ में चले तो 2 और कंट्री हैं, नेपाल और भूटान। अगर कभी इन दोनों देशों में किसी देश ने चाइना पे हमला कर दिया, अगर इन पे कब्जा कर लिया, तब वो अब आराम से एक लार्ज स्केल के वारफेयर को असेंबल कर सकते हैं इंडिया के लिए थ्रेट बन सकते हैं। हालांकि नेपाल का अब तक कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं रहा है, बट नेपाल में मोनार्की ख़त्म होने के बाद, जब से नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार आई है, तब से उनके झुकाव चाइना की तरफ थोड़ा बढ़ गया है। ये बात तब थोड़ा बढ़ गई जब नेपाल ने न्यू दिल्ली को मना किया उनके इंटरनल अफेयर में बोलने को। इन बातों को देखते हुए ये कह सकते हैं, अगर तिब्बत, नेपाल और भूटान के पॉलिसी में ज़रा भी चेंज आया तो ये पूरी तरह से इंडिया और चाइना का रिलेशन इक्वेशन को बदल कर रख देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया ने तिब्बत को चाइना के खिलाफ़ खड़ा कर दिया, और वहीं चाइना नेपाल और भूटान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ़ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों देश इंडिया और चाइना इन जगहों पे बहुत सालों से नज़र में रखे हुए हैं। अगर ईस्ट में देखें तो एक एरिया है डोकलाम प्लेट्यू। ये एक अलग पॉइंट है जो इंडिया और चाइना जिस पर लड़ते हैं। डोकलाम प्लेट्यू इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है, और ये क्यों है मैं बता दूं आपको। क्योंकि डोकलाम प्लेट्यू से रास्ता निकलता है, वो एक माउथ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जो कि एक नैरो लैंड एरिया है लगभग 22 किलोमीटर का, जो इंडिया को कनेक्ट करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट या प्रोविंस से। अगर चाइना कभी हिमालय के हाई एल्टीट्यूड पे अपना कब्जा एस्टेब्लिश कर लेता है तो वो इंडिया की हर एक मूवमेंट का पता लगा सकता है, तब इंडिया के पास थोड़ा डिसएडवांटेज होगा। सो जो भी देश डोकलाम को रूल करेगा उसके पास एक एडवांटेज होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को या तो अटैक करने का या डिफेंड करने का, जो कि अगर इंडिया नहीं करता है तो एक तरह से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए ये एक थ्रेट बन जाएगा। तभी इंडिया डोकलाम के नज़दीक चाइना का कुछ भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करती, और ये लगातार इस कोशिश भी में अपने रीजन में और ये स्ट्रॉन्ग बंद हो सके, जिससे इंडिया का होल्ड उस रीजन में बना रहे। इन माउंटेन्स और कॉरिडोर के अलावा ये हिमालय माउंटेन एक और स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब भी चाइना ने इंडिया को किसी कारण से प्रोवोक किया कि इंडिया को अपना रिसोर्सेस ओशन से माउंटेन पे शिफ्ट करना पड़ता है। अगर थियोरेटिकली देखें तो इंडिया एक पावर हाउस हो सकता था इंडियन ओशन में। इंडिया के पास इंडियन ओशन में वर्ल्ड की बिगेस्ट सी लेन है। इंडिया के पास बहुत से डीप वाटर पोर्ट्स हैं। इंडिया के ज़्यादातर ट्रेड सी रूट से होता है, और इंडिया के नेवल एक्सपर्टीज़ भी बहुत अच्छा है। इंडिया के ब्लू वाटर नेवी चाइना को काफ़ी हर्ट कर सकते हैं अगर वो रास्ता ब्लॉक कर दे, क्योंकि चाइना का जो सी रूट है वो इंडियन ओशन से ज़्यादा होता है। जैसे अगर कभी इंडिया ने अंडमान निकोबार पोर्ट को बंद कर दिया तो मलाक्का स्ट्रेट से चाइना का सारा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, तब चाइना के इकोनॉमी को बुरी तरह से हर्ट कर सकता है। बट यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ है। यहाँ पर चाइना है जो इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने में लगा है, जिसके लिए वो बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है इंडियन ओशन में। जब भी इंडिया चाइना बॉर्डर या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ हुआ तो इंडिया को अपने सारे रिसोर्स शिफ्ट करना पड़ा, और बिटवीन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, जिससे ये हुआ कि नेवी को वो अटेंशन नहीं मिल पाया जो वो डिज़र्व करती है। हालांकि अब इंडिया ने नेवी पे ध्यान दिया है। जब भी इधर हिमालय साइड बॉर्डर पे कुछ हुआ है तो इसका बस इतना मतलब होता है कि चाइना इंडिया को उलझाए रखे अपने टेरिटरी पे, वहीं वो इंडियन ओशन में और मजबूत हो सके। अगर अब बात करें कंक्लूजन का, तो ये जो फाइट है हम देखते हैं हिमालय में, ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। जैसा ये दोनों देश के लिए एक पॉइंट है जहाँ दोनों देश के पॉलिटिशियन पॉइंट अर्न कर सकते हैं किसी नेशन के सेंटिमेंट को हवा देकर। ये एक ऐसा जगह है जहाँ मिलिट्री लीडर्स को उलझा कर रखा जा सकता है, जहाँ वो पॉलिसी पे ध्यान ना दे सके और इधर ही ऑक्युपाइड रहे।
इन सब में एक गुड न्यूज़ ये है कि हिमालय रीजन इतना रिमोट एरिया में है और इतना आइसोलेट है कि 2 न्यूक्लियर पावर देशों के बीच फाइट सस्टेन नहीं करेगा। लॉजिस्टिक वहाँ पहुँचना नामुमकिन है और दोनों देश में कोई देश एक दूसरे को अलाउ नहीं करेगा कि उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तो वहाँ पे कोई जगह नहीं बनता है कि किसी बड़े वार हो सके। वहाँ बस ऐसे ही बॉर्डर का इंकर्जन देखा जा सकता है और जब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाता तब तक हम चैन से बैठ सकते हैं। अपने जवान है वहाँ पे और वो चाइना को कुछ ऐसा करने नहीं देंगे जो चाइना सोच रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है, क्यों है, कि लड़ाई क्यों है, किस बात पे है, ये आपको मैं समझा सका। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे लिए और चैनल के लिए एक सब्सक्राइब जरूर दबाएं और सब्सक्राइब के साथ साथ ये बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।